के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा के 4 दोस्तों की हरिद्वार में मौत, नए साल के मौके पर गए थे घूमने, ओवर स्पीड कार रोड साइड खड़े ट्रक में घुसी। चारधाम प्राधिकरण को लेकर हाई लेवल मीटिंग, तीर्थ पुरोहितों बोले चारों धामों में आंतरिक पूजा की व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नए साल में नई उम्मीद के साथ बदलेगी देहरादून की तकदीर, कनेक्टिविटी के नाम होगा नया साल, 5 प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम। देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम, डीजल बसों और विक्रमों को किया जाएगा बाहर। उत्तराखंड से महाकुंभ जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू, एक बार में 1200 से अधिक यात्री कर सकेंगे यात्रा। नए साल में ठिठुरने वाली ठंड लेकर आई साल का पहला पश्चिमी विक्षोभ, मिलेगी बारिश और बर्फबारी की सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हितधारकों की बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना, अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना, अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। देहरादून से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से अहम जानकारी दे रहे हैं, अपर सचिव की अध्यक्षता में वार्ता संपन्न हुई। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सबकी बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना बनाई गई है। अपर सचिव की अध्यक्षता में यह वार्ता संपन्न की गई। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून में हितधारकों की बैठक, और इस बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना बनाई गई है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा, जैसा कि राजबंदी के ड्राफ्ट पर अंतिम मुहर लगने वाली है और चारधाम महापंचायत में पुरोहितों के साथ चर्चा भी हुई है इस मसले को लेकर, तो क्या पूरी अपडेट अभी तक निकल कर आ रही है? किन किन मुद्दों पे और चर्चा की गई, क्या निकल कर आया? राजेश जी। बिल्कुल दीपिका, देखिए
बिल्कुल दीपिका, देखिए लगातार चारधाम प्राधिकरण को लेकर के सरकार मुखर है और लगातार इस चीज़ को का प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो है चारधाम प्राधिकरण को जो है वो प्रदेश के अंदर यानी कि चारों धामों में, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो चारों धामों में ये योजना जो है वो लागू की जाए। और जिसके चलते जो इसका विरोध भी जो है लगातार तीर्थ पुरोहित में देखने को मिला था और कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने के लिए इस विरोध को इन तमाम जो तीर्थ पुरोहित है, इनकी बैठक जो है कल अपर सचिवों के साथ जो है वो हुई है, जिसमें वार्ता में ये निष्कर्ष निकल के निकला है कि ये जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण की जगह परिषद का निर्माण जो है वो किया जाए, ताकि जो है जो उनके हक हकूक हैं, जो तीर्थ पुरोहित है, उनके हक हकूक का हनन ना हो। और यही वजह है कि कल इस पूरे मसले पर जो है गंभीरता से चर्चा की गई और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे वो चारों धामों के जो महापंचायत के तीर्थ पुरोहित हैं, वो उसमें मौजूद रहे। इसके साथ साथ जो होटल व्यवसाय हैं या जो घोड़ा खच्चर वाले हैं, इन लोगों को भी इस बैठक में सम्मिलित किया गया, ताकि जो सब लोगों की राय है उसके आधार पे ही आगे का ड्राफ्ट तैयार हो और ड्राफ्ट के आधार पे ही आगे इस ड्राफ्ट को जो है सरकार लागू करे। और आने वाले संभवतः ये जताया जा रहा है कि दीपिका की जो आने वाली जो चारधाम यात्रा होगी, तो उससे पहले जो है ये जो परिषद है इसका निर्माण कर लिया जाएगा, इस बोर्ड को बना लिया जाएगा, जिसके चलते जो यात्री बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हर साल लगातार संख्या जो है वो श्रद्धालु की बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आने वाले समय में जो तीर्थ यात्री हैं उनको जरूर मिल पाएगा। और यही वजह है कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल अलर्ट मूड पे है और कहीं ना कहीं एक जो चारधाम यात्रा है और वो उत्तराखंड की एक आजीविका की एक बड़ी मजबूत कड़ी है और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कई विरोध जो है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पिछली जब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समय पे देवस्थानम को लेकर के बड़ी जो है तीर्थ पुरोहितों और सरकार के बीच में बड़ी गर्मागर्मी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब धामी आए तो धामी ने इस देवस्थानम पर रोक लगाई। और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार को दुरुस्त करनी है, वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, वहाँ के जो हक हकूकदारी हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के कल सचिवालय में जो है बैठक की गई और आगे की जो रणनीति है वो तीर्थ पुरोहितों की सहमति के आधार पर ही आगे की रणनीति को बनाई जाएगी। और उसी हिसाब से जो प्राधिकरण को हटा करके जो परिषद बनाने की जो बात सरकार कर रही है, तीर्थ पुरोहितों की यही मांग है कि परिषद बना जाए, प्राधिकरण नहीं बना जाए। इसी को लेकर के जो है चिंतन मंथन चल रहा है और जल्द ही ड्राफ्ट इसका तैयार कर लिया जाएगा और जिसके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो चारों धाम हैं उनके सौंदर्यीकरण से के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं तीर्थयात्रियों के लिए वो बेहतर करने का प्रयास जो है वो धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। दीपिका, राजेश वर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे, ड्राफ्ट की बात की जा रही है तो ये ड्राफ्ट कब तक तैयार करने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाले हैं कुछ ही समय में। राजेश जी, देखिए इस समय जो है ग्रीष्मकालीन जो यात्रा है, बिल्कुल दीपिका, देखिए इस समय शीतकालीन, माफ़ कीजिएगा, जो यात्रा है चारधाम की वो लगातार चल रही है। धामी के प्रयास से इस बार जो है यात्री काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इस समय इस ठंड के मौसम में भी जो है चारों धामों की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जल्दी से जल्दी बनाने की बात जो है वो सरकार कर रही है। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगभग जो अब कपाट खुलेंगे जो ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान, उससे पहले इस परिषद को जो है वो बना दिया जाएगा। इससे पहले जो तमाम राय हैं, 2 रायकर्ता हैं, उनकी एक एक की राय ली जा रही है। इसमें हर छोटा जो घोड़े खच्चर वाले हैं, कंडी वाले हैं, जो वहाँ के होटल व्यवसाय वाले हैं, जो ट्रेवल्स वाले हैं, इन सभी लोगों को जो है कल कल ही जो है तमाम सचिवों के साथ इनकी वार्ता हुई है। 2 सचिव जो है इसमें मौजूद थे। इसमें अगर बात करें तो पर्यटन सचिव जो है वो इसमें मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सुब्रत
गोवर्धन जो सचिव हैं वो तो इसमें मौजूद थे, वो उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो कहा जा सकता है कि देखिए पूरी सहमति जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जो तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड की बात हो या प्राधिकरण बनाने की बात हो, इसका लगातार विरोध उठा रहे थे। और यही वजह है कि कल तीर्थ पुरोहितों ने अपनी जो समस्या है, अपनी बातें जो है वो सचिवों से व्यतीत की है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण अगर बनता है तो कहीं ना कहीं उनके हकूक जो है वो बाधित होंगे, और इसीलिए जो है प्राधिकरण के अलावा एक नया विकल्प जो है इसमें तलाशा गया है, जिसको परिषद बनाने की बात जो है चारों धामों को एक परिषद में ज्वाइन करने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। देखिए अभी इस पे चिंतन मंथन होगा, किस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पे उतारा जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा का सवाल है और ये उत्तराखंड की एक रीढ़ की हड्डी है जिससे एक बड़ी आर्थिकी की जो है वो प्रदेश को मिलती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस पे इसके तमाम जो पहलू हैं उसको दीपिका बड़े बारीकी तरीके से इसको समझा जाएगा, फिर इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो ड्राफ्ट की जब अनुमति हो जाएगी तो परिषद को जो है चारधाम यात्रा जो शीतकालीन शुरू होगी उससे पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस पूरे प्रकरण को अगर बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री खुद इसकी बार बार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इसको गहनता से ले रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड जो है पर्यटन स्थल है और यहाँ पर लगातार सही कह रहे हैं राजेश वर्मा जी। पर्यटक जो है आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे थे देहरादून की, जहां राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लग सकती है मुहर। हितधारकों की बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना। सीधा रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पीएम मोदी सौगात दे रहे हैं, घरों की चाबियां देंगे। कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला, ऐसा लग रहा था गरीबों और कारोबारियों, स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है
जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यही रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे शहरों की है। हमारे ये शहर ही जहां दूर दूर से लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, पूरी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार हमारे शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी लाइफ देने में जुटी है। हमारा प्रयास है कि गरीब हो या मिडिल क्लास, उसको अच्छा घर दिलाने में मदद मिले। जो नए नए लोग गांव से शहर आए हैं, उन्हें उचित किराए पर घर मिले। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है, उसको भी अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए सरकार पूरी मदद दे रही है। बीते एक दशक से कम लगातार ये काम निरंतर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30,000 नए घर बने हैं। साथियों, अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इन घरों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ही मदद देने वाली है। साल में जिनकी आय 9 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना का विशेष फायदा होगा। केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवारों को, मध्यम वर्ग परिवारों का घर
बहुत बड़ी छूट दे रही है, वो पैसे सरकार दे रही है। साथियों, हर परिवार का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे और अपने पैरों पर खड़े हो। देश में अच्छे स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, अच्छे प्रोफेशनल संस्थान हो, इस पर भाजपा सरकार द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी करना है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात का ध्यान रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीब परिवार का बच्चा हो, मध्यम परिवार के संतान हो, उनको नए अवसर देने वाली नीति को लेकर चलता है। अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से। अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड मामला में नया अपडेट निकल कर आ रहा है। दोषी सलीम ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। फरार दोषी सलीम ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सलीम पर ही चंदन को गोली मारने का आरोप था। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड मामला में नया अपडेट सामने आ रहा है। दोषी सलीम ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फरार दोषी सलीम ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। लखनऊ से हम जानकारी दे रहे हैं। सलीम पर ही चंदन को गोली मारने का आरोप था। दोषी सलीम ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि चंदन के गोली मारने के हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने निकल कर आ रहा है कि क्या कुछ नया अपडेट है शिवा शर्मा इस मामले में पूरा? देखिए दीपिका, सन 2018 में कासगंज के अंदर जो हिंसा हुई थी और उस हिंसा में चंदन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति मारा गया था। उस मामले को लेकर के एनआईए की विशेष अदालत ने 28 लोगों को सजा सुनाई है। लेकिन सलीम नाम का जो व्यक्ति था वो फरार था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए उसकी गिरफ्तारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज भी इस पूरे मामले की सजा सुनते यानी 28 दोषियों में, जिसमें सलीम का भी नाम शामिल है। और सलीम अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ के एनआईए कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, ताकि किसी भी तरीके से वो पुलिस के हाथ ना लगे। और जरूर ऐसा होता कि अगर पुलिस के हाथ लगता तो जरूर उसके साथ कोई घटना जरूर हो सकती थी। और ऐसे में जो फरार था सलीम, उसने अभी एनआईए कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवा शर्मा आपका। लखनऊ से हम जानकारी दे रहे हैं। दोषी सलीम ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फरार दोषी सलीम ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सलीम पर ही चंदन को गोली मारने का आरोप था। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। दोषी सलीम ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सलीम पर ही चंदन को गोली मारने का आरोप था। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।